अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस कीट्स एज अ राइटर ऑफ ओड्स विद रेफरेंस टू दोस यू हैव रेड। हाँ जी, अब वो कह रहा है कि कीट्स ने जो अब ओड्स लिखे हुए हैं, यानी खताबात जो लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से वो एड्रेस करता है, उनको जो है अपने अल्फाज में लिखें। तो जितने भी ओड्स हैं, 2-3 हैं। ओड टू साइक है। मुझे सारे जो हैं वो ज़हन में नहीं है कि कौन-कौन से ओड जो हैं उसने वो लिखे थे, अब इसमें मेंशन हो जाएँगे। जॉन कीट्स इज़ अ पोएट ऑफ नेचर्स ब्यूटीज़। नेचर ब्यूटीज़ जो हैं उसको वो बहुत एडमायर करता है और उसमें वो बिलीव रखता है। तो इसको जो है वो एक शायर है जो नेचर्स की जो खूबसूरती है उसके बारे में। ही लव्ड नेचर इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस। नेचर जो है हमारे सामने जो ज़ाहरी हालत में पड़ी हुई है, उसको वो बहुत जो है एडमायर करता है, उसकी तारीफ़ करता है। ही लव्ड इट इन ऑल, ये लफ्ज़ लिखना चाहिए, इन ऑल इट्स शेप्स एंड फॉर्म्स। वो नेचर यहाँ पे एस लगाना चाहिए। वो नेचर को जो है अपनी इसकी तमाम जो शक्लों में इसको जो है इससे मोहब्बत करता है, यानी नेचर जिस तरह से इंसान के पोएट के सामने है, उसको वो बहुत जो है एडमायर करता है। हिज लव ऑफ इमेजरी, शायर की जो ख़ास रुझान है इमेजरी का, हैज़ प्रोड्यूस्ड डाइवर्स पोएम। वो उसने डाइवर्स होती है, नई किस्म की पोएम्स ने उसने पेश की हैं। ही इज़ सेंसुअस पोएट, वो जो है हसास पोएट है। आवर सेंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड, हमारे एहसासात जो है वो उन पर असर होता है बाय हिज वर्सेस, वो उसकी शायरी को पढ़ के जो है इस पर। अब ये जो छोटे-छोटे जो सेंटेंस लिखे हैं, इनके 15 वर्ड से कम या 15 वर्ड से कम है, इनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे जो हैं मार्क्स या अच्छी ओपिनियन नहीं बनाते हैं। आगे होस्ट ऑफ एल्यूरिंग इमेजेस, ये होस्ट नहीं होगा, मोस्ट होगा। Most of alluring images find their way into our souls. ज़्यादातर जो है उसके इमेजेस जो ये मंजर कशी जो सॉरी ये जो क्या कहेंगे इसको, तस्वीर जो है वो बनाता है और किसी ऑब्जेक्ट को जो डिपिक्ट करता है, जो वो उसके बारे में जो लिखता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें वो इतना ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व कर जाता है कि हम रूहानी तौर पे यानी भटक जाते हैं, हमें अपनी होश नहीं रहती है। तो मोस्ट ऑफ एल्यूरिंग इमेजेस फाइंड देयर वे इनटू आवर सोल, यानी हमारी रूह को छू लेते हैं, यानी हम उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे शानदार उसने इमेजेस बनाए हैं। दिस हैज़ बीन डन सक्सेसफुली बाय हिज इमॉर्टल ओड्स। तो ये बहुत कामयाबी से उसने ये अपनी इस जो महारत है उसका इज़हार किया है। अपने जो है यानी मुसलसल यानी परमानेंट मशहूर जो उसके ख़ताबात हैं, जो उसने चीज़ों के साथ मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ जो ख़ताब किए हैं, जो उनको एड्रेस किया है, उनसे रिलेटेड हैं। ही सरप्राइजेज़ अस, हम बहुत हैरान होते हैं, वो हमें हैरान करता है विद ए सुपर्ब डिक्शन, अपनी यानी शानदार अल्फाजों के साथ, एंड लैंग्वेज और ज़बान के साथ। यानी जिस तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल करता है, जिस तरह से वो सेंटेंस बनाता है, हम हैरान रह जाते हैं। वी फील अदर वर्ड्स आर फेलिंग, हम देखते हैं दूसरे अल्फाज जो हैं वो हो जाते हैं, नाकाम होते हैं। व्हेन वी ट्राई टू ट्रांसलेट हिज वर्ड्स, जब हम उसकी शायरी को अल्फाज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं हो पाते हैं, ठीक है, नाकाम हो जाते हैं। और ट्राई टू इलेबोरेट हिज पोएम्स, जब उसकी जो पोएम है उसकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं तो हम कामयाब नहीं होते हैं। यानी कोई कीट्स जो लिखता है, जो कहता है, जो हमें समझ आती है, उसको जब बयान करने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी पोएम्स को पढ़ने के बाद जो हम पढ़ते हुए जो कुछ हम फ़ील करते हैं, उसको अल्फ़ाज़ में जब लिखने की कोशिश करते हैं या उसको दोबारा उसकी वज़ाहत करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अल्फ़ाज़ नहीं मिलते, हमारी लैंग्वेज का वो लेवल नहीं होता, तो हम नाकाम हो जाते हैं। सम क्रिटिक्स हैव राइटली सेड, कुछ जो हैं उसका जायज़ा लेने वाले जो हैं, उसकी शायरी का जायज़ा लेने वाले, उन्होंने सही कहा है दैट वी मस्ट ओनली एन्जॉय हिज वर्ड्स, हमें सिर्फ उसकी पोएट्री से लुत्फ़ अंदोज़ हों, नॉट ट्राई टू इलैबोरेट हिम, उसकी तशरीह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ फेमस ओड्स
किसी भी मशहूर जो ओड है या खिताब है उसको जो है एक्सप्लेन करना। हिज एन एक्सप्लेनेशन, एक वजाहत जो है, मैंने एन ही पढ़ दिया, एन है यहाँ पे, ठीक है। An explanation of famous odes, his La Belle Dame sans Merci, must be like throwing stones in water. अगर हम उसकी ये जो कोई भी जो कोशिश है इसको एक्सप्लेन करने की, ला बेल डेम sans mercy को, तो ऐसे ही ये पानी में पत्थर फेंकने वाली बात है। और टचिंग ए कॉबवेब, या पे किसी मकड़ी के जाले को छूने वाली बात है। मतलब ये कि ये असल चीज़ को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। तो एक्चुअली ला बेल डेम सांस मेर्सी, ये जो है मैं इसको स्टोरी का आपको बता ही दूँ कि बार-बार इसका रेफरेंस आ रहा है। ये एक पोएट जो हैं वो बयान करता है कि एक खूबसूरत लड़की होती है, ठीक है? और वो जो है बहुत से जो होते हैं, क्या नाम है उसका, जो आते हैं कि जंगल में कहीं होती है, तो वहाँ पे लोग आते हैं, कोई जो बूढ़ा भटका जो वहाँ पे आ जाता है, तो उसके वो जो है उसको अपने प्यार के जाल में वो फांस लेती है। अपनी खूबसूरती से वो शख्स मुतासर हुए बगैर नहीं रहता, और फिर जो है यूँ होता है कि उस शख्स का करार, बेचैनी जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वो बंदा जो है यानी बेबस हो जाता है, और लेकिन उस खूबसूरत ख़ातून को कोई तरस नहीं आता है। तो ये जो है ला बैल, बैल खूबसूरत लड़की को कहते हैं, डेम यानी ख़ातून, लड़की, सांस विदाउट मर्सी, मर्सी रहम। तो ये नहीं है ला बेल डेम, बेल्ले भी इसको पढ़ते हैं, ला बेल डेम सांस मर्सी। तो वो नहीं है खूबसूरत लड़की जिसमें कोई रहम नहीं है, इस तरह की ये पोएम है। तो अगर इसकी तशरीह की जाए, ये इसका म्यूज़िकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, और आइडिया भी जो है बहुत टचिंग है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तमाम मामलात में ऐसा ही है, ठीक है? तो ये जो है इसमें पोएट्स में लिखा है, लेकिन बहुत सो जो है फीमेल कैरेक्टर को बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव पेंट नहीं किया गया है, बल्कि इंतहाई नेगेटिव अंदाज में इसको पेंट किया है। यानी उसने में जो जो ये खूबसूरत लड़की है, इसको कोई तरस नहीं आता है, इसकी तरफ से जिया मरे इसको कोई परवाह नहीं होती। तो ओड टू नाइटिंगेल इज अ सुपर पोएम, ये भी आपने नहीं पढ़ी होगी। पोएट जो है नाइटिंगेल की बुलबुल की आवाज़ सुनता है, और ये आवाज़ जो है उसको एक नई दुनिया में ले जाती है, यानी ख्याली दुनिया में ले जाती है, जहाँ पे दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, ये वो। उसके बाद फिर उसको दोबारा ये याद आ जाता है, नहीं, उसको जो है ये हमेशा के लिए उसको जो है दुखों से आज़ाद नहीं कर सकती। तो फिर नहीं है वो उसको नाइटिंगेल को कहते हैं अलविदा नाइटिंगेल, क्योंकि उसके दुःख जो हैं वो बहुत भारी हैं। तो वो जो है उसको वापस खींच के इसकी हकीकी दुनिया में ले आते हैं। यानी फॉर द टाइम बीइंग पोएट जो है अपनी परेशानियाँ भूल जाता है। वर्ड्सवर्थ की तरह नहीं होता है कि परमानेंटली भूल जाए। तो वो कहता है कि उसकी नाइटिंगेल की आवाज़ अच्छी है, उसको ख़याली दुनिया में ले जाती है, लेकिन उसके दुःख बहुत भारी हैं। वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएँगी, तो फिर वो वापस अपनी हकीकत की दुनिया में आ जाता है, वापस दुःखों में गिर जाता है। तो ओड टू नाइटिंगेल इज़ अ सुपर्ब पोएम, ये एक शानदार पोएम है, फुल ऑफ इमेजेस, पिक्टोरियल, सीनिक ब्यूटी, इसमें खूबसूरतियाँ मंजरकशी की गई है, तस्वीर कशी की गई है। हाउ डज़ द मैग्नीट्यूड नाइटिंगेल, किस तरह से बुलबुल जो है बेबल्स आवाज़ निकालती हैं इन ऑर्चर्ड्स, यानी फलदार दरख्तों में। हाउ डज़ शी, हाउ डज़ क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन नहीं बनाना आपने। हाउ शी, या फिर डज़ को काट दें। हाउ शी लिव्स इन हेवनली ब्लिस, यानी आसमान यानी इमेजिनरी दुनिया में किस कदर बुलबुल जो है वो खुशी में रहती है। ये बुलबुल के लिए इमेजिनरी दुनिया नहीं है, हम जो उसकी आवाज़ सुन के जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो है हमारे सामने आता है, उसमें बुलबुल कैसे खुश है। पर्च्ड, बैठी हुई, ऑन हाई यानी ऊंची किसी शाख पे, नियर हेमंत यानी आसमान के करीब, यानी बुलंदी पे। ओनली ह्यूमन बींग्स लिव ए लाइफ ऑफ मिजरी एंड सफरिंग, वो कहता है सिर्फ इंसान है जो परेशानियों में, तकलीफ़ों में रहते हैं। ये बुलबुल कैसी खुशकिस्मत है कि ये दरख्तों में रहती है, गीत गाती है, इसको कोई परेशानी नहीं है। John Keats considers the nightingale
जॉन कीट्स ख्याल करता है कि जो नाइटिंगेल है उसकी ज़िंदगी लाइफ एज ए जिस्ट ऑफ प्लेजर एंड ब्लिस, यानी उसमें यानी सारी जो खुशियां हैं, प्लेजर भी खुशी है, ब्लिस का मतलब भी खुशी है, वो जिस्ट है यानी उसकी जो है मरकज है। जिस्ट की एक्चुअली मीनिंग देख लूँ, जिस्ट खुलासा, ठीक है, GIST। हाँ जी, खुलासा। जिस जो है वो जो है वो खुलासा होता है उसकी क्या नाम है, खुशियों का खुलासा है। जॉन नाइटिंगेल जो है वो ख्याल करता है कि बुलबुल जो है खुशियों का खुलासा है, यानी खुशियों की एक तस्वीर है। बाय यूजिंग स्किलफुल एंड एक्सक्यूजिटली ब्यूटीफुल इमेजरी, यानी खूबसूरत मंजर कशी करके, खूबसूरत आवाज़ों के साथ, इन ओड टू आटम, आटम में जॉन कीट्स यानी इसको आटम को वो पर्सोनिफाई करता है, औरत बना के पेश करता है। जॉन कीट्स मेक्स अस फील द वार्मथ ऑफ द मैच्योरिंग सन, यानी मैच्योरिंग सन ये है डूबता हुआ सूरज भी हो सकता है, या मैच्योरिंग सन जो दिसंबर की तरफ एडवांस कर रहा होता है, उसके बाद फिर उसका रीबर्थ होता है, यानी जनवरी में फिर उसकी आबोताब जो है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। साउदर्न हेमिस्फेयर में सूरज जो है वो, मैं जो इसका जो दिसंबर है शायद वो सर्दियों का सीज़न नहीं है, वो गर्मियों का सीज़न होता है। तो वहाँ क्योंकि वहाँ पे दिन जो है वो लंबे हो जाते हैं। इसके जो ज़मीन का जो जनूबी कुर्रा है, हम शुमाली कुर्रा में रहते हैं, यानी इसके नॉर्दर्न पार्ट में ज़मीन को 2 हिस्सों में, आपको पता है कि एक ख़त इस्तवा से इसको जो है 2 हिस्सों में ख़याली तौर पे इसको डिवाइड किया हुआ है ज़मीन को। तो हम जिस हिस्से में रह रहे हैं वो शुमाली हिस्सा है, और इसके जनूबी हिस्सा जो है उसके सीज़न अपोज़िट होते हैं। हमारे यहाँ सर्दी होती है तो वहाँ वहाँ पे गर्मी होती है। तो जॉन कीट्स जो है वो बयान करता है, यानी डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा करता है। तो ये जो मैच्योरिंग सन है 2 तरह से हो सकता है। एक तो ये दिन भर का थका-हारा ये है, और दूसरा मैच्योरिंग सन ये हो सकता है कि वो अपनी एज अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो मुकम्मल करने वाला है। यानी वो दिसंबर की तरफ हेडिंग टुवर्ड्स दिसंबर, उसके बाद जो है फिर दोबारा से इसकी आबोताब जो है उसमें इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। The vines that round the okay, भाई thatch heaves run, the moss cottage trees bending with the loaded apples, the gold inside the fruit swelling, हद हो गया, the hazel shells are becoming plump with the sweet kernel। ये जो effects हैं वो उसके ऊपर बता रहा है जो ऑटम है उसमें क्या होता है। ये thatch ही हद हो गया भाई, the thatch eaves, let me see। चीज़ें ठीक है, thatch eaves वो चीज़ें। अच्छा जी, thatch eaves चीज़ें run round the vines that round the thatch eaves run। ये जो thatch eaves जो हैं ये मेरे ख्याल में इमारतों के यहाँ पे क्लियर नहीं है, वो मीनिंग जैसे बताया गया वो नहीं है, सही नहीं है। तो दी किधर गया था, मैच्योरिंग सन। तो ऑटम में मैच्योरिंग सन का जिक्र किया गया है, और वाइन्स जो हैं यानी अंगूरों की बेलें जो हैं जो कि बिल्डिंग्स के जो छतों के किनारे जो होते हैं उन पर जो लिपटी होती हैं, वो हमें उसकी मंजरकशी की गई है। द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, यहाँ पे जो हैं दरख्त होते हैं उन पर जो हैं काइयाँ चढ़ी होती हैं, यानी वो ये किस्म की बेल होती हैं, वो दरख्तों पे बाद का चढ़ जाती हैं। तो ये है मॉस्ट सॉरी, ये जो घर बने हुए हैं वो यानी घास फूस के तिनकों के घर जो बने हुए हैं
उनके पास जो दरख्त हैं जिन पर सेब लगते हैं वो जो है उनका जिक्र किया गया है। द गोड कद्दू को कहते हैं, इनसाइड द फ्रूट स्वेलिंग। हाँ, वो जो हैं कद्दू जो हैं वो अपने फुल साइज़ को ग्रो हो रहे हैं। द हेज़ल शेल्स ये एक किस्म का जो है अखरोट बादाम की तरह का कोई जो है। जिसमें जो है गिरी जो है वो बड़ी होती जा रही है, प्लम्प होती जा रही है विद अ स्वीट कर्नल, यानी वो उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर जो है गिरी वो बढ़ती जा रही है और वो क्या कहते हैं अ, वो गिरी से बढ़ता जा रहा है। वार्म डेज़ विल नेवर सीज़, तो वो कहते हैं ये हरारत वाले दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, बिकॉज़ समर हैज़ ओवरब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, क्योंकि मौसम गर्मा में मक्खियों ने अपने छत्ते जो हैं उनको शहद से भर लिया है। फॉर द बीज ऑटम, ठीक है? ये मक्खियों के लिए गर्मियों का सीज़न कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में वो जो हैं अपने छत्तों को भरती हैं शहद के साथ। वो कहते हैं कि मक्खियों ने छत्ते जो हैं वो अपने शहद के साथ बहुत ज़्यादा भर लिए हैं कि उनको अब गर्म सीज़न की यानी फूलों वाले सीज़न की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो उनको कोई फ़िक्र नहीं होगी कि गर्मियों का सीज़न चला गया है। तो ग दे हैं वार्म डेज़ विल नेवर एंड, हैज़ इट्स म्यूज़िक टू। तो ये जो बयान करने वाला जो ये है तरीका है कीट्स का, ये बहुत शानदार है, बहुत अच्छे तरीके इनको बयान करता है। To quote more of the lines from Ode to the Autumn, आप Ode to Autumn में से मज़ीद अगर लाइनें हम देखें तो we'll bear the point out, तो वो ये सारे जो मौज़ू हैं इसकी तस्दीक करेगी। अगर हम जो है ओ टू दी ऑटम से मज़ीद लाइनें पढ़ें तो जो कुछ हमने कहा है वो बिल्कुल सच साबित होगा। बियर आउट होता है तस्दीक करना। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वो ऑटम को मुखातब होके कहता है गए वो सब मौसम बहार के दिन गए, ठीक है। ए दे आर, वेयर आर दे, हाँ कहाँ है वो। थिंक नॉट ऑफ देम, ऑटम से कहते हैं मत सोचो उनका, होंगे बड़े खूबसूरत वो भी हैं समर डेज हैं। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक, तुम्हारा तो अपना म्यूजिक है तुम्हें, यानी आटम के जो सॉन्ग हैं वो भी बड़े दिलकश हैं। समर के होते होंगे लेकिन ऑटम के सॉन्ग्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। वाइल बार्ड क्लाउड में रुके हुए बादल हैं। ब्लूम, वो जो हैं चमकते हैं। दाई सॉफ्ट डाइंग डेज, तो जब दिन जो है ख़त्म हो रहा होता है तो सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं, सुर्ख दिखाई देते हैं आसमान के जो बादल हैं। तो वो आसमान पर रुके बादल सुर्ख रंग में खूबसूरत मंजर पेश करते हैं जो कि ऑटम से रिलेटेड है। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और ज़मीन पर जो हैं जो काटी हुई फसल से जो डंठल रह गए हुए हैं वो एक रोज़ जैसा जो है वो एक मंजर पेश करते हैं, यानी सूरज की रोशनी में। द सीक्रेट ऑफ जॉन केट्स स्ट्रेंथ ऑफ ब्यूटी, जॉन केट्स की ब्यूटी का जो सीक्रेट है इज दैट वो ये है, ही कंप्लीटली टेक्स वन प्रेजेंट मोमेंट, वो किसी एक चीज़ को लेता है, लम्हे को लेता है, filled with beauty, जिस into our hearts, हाथ धोगे भाई। He takes one present moment filled with, यानी एक मोमेंट जिसमें ब्यूटी जो है वो भरी हुई है, into our hearts हमारे दिलों में, and takes it to eternity, हमारे दिलों में जो खूबसूरती भरी हुई है उसको जो है वो जो है पोइट जो है छूता है और फिर इसको परमानेंट बना देता है, इटर्निटी बना देता है, ठीक है। दैट इज व्हाई ही कॉल्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यही वजह है वो कहता है कि खूबसूरती का जो एहसास है वो हमेशा के लिए परमानेंट खुशी का बायस होता है। ऊपर वाली जो लाइनें हैं उसमें ज़्यादा जो है फिर मैं इसको बयान करता हूँ कि इसकी जो है महारत जो है स्ट्रेंथ ऑफ अ ब्यूटी, वो ये है, यानी ब्यूटी को बयान करने की महारत ये है, ही कम्प्लीटली टेक्स वन प्रेजेंट मोमेंट, मौजूदा एक लम्हे को लेता है, फिल्ड विद ब्यूटी इनटू अवर हार्ट्स, जो जो कि जिसकी खूबसूरती हमारे दिलों में रची बसी होती है और उसको टेक्स इट इनटू इटर्निटी। अजीब तरीके से वो बात कर रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि जो किड्स हैं वो खूबसूरती को इस अंदाज से पेश करता है कि हर कोई शख्स जो है वो खूबसूरती का
का उसको एहसास होता है। लेकिन किड्स जिस तरीके से उसको बयान करता है, हम वो हमारी ही खुशी को एक परमानेंट खुशी बना देता है, उसको इटर्निटी की तरफ ले जाता है और फिर हम फॉर लॉन्गर टाइम हम खुशी की प्रेज़ेंस को, ब्यूटी की प्रेज़ेंस को हम महसूस करते हैं और इस तरह से हम खुश रहते हैं। तो दैट इज़ व्हाई ही कॉल्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉरएवर। यही वो वजह है कि जिसकी वो कहता है कि खूबसूरती जो है वो हमेशा खुशी का बायस है। इन द ओड ऑन ग्रेशनन, ग्रेशनन से मैंने इसको कहानी आपको सुनाई थी, एक मर्तबान है जिस पर एक खातून और एक नौजवान की तस्वीर है, खातून आगे भाग रही है, नौजवान पीछे-पीछे भाग रहा है। तो वो जो है, वो उनको जो है कंसोल करते हुए कहता है कि वो नौजवान को तसल्ली देता है कि तुम फ़िक्र ना करो, इसकी खूबसूरती में कभी जो है कमी नहीं आएगी और खातून से ये कहता है तुम फ़िक्र ना करो कि ये नौजवान जो है कभी भी ये उसको पकड़ नहीं पाएगा, इसी तरह से जो है वो कोशिश में लगा रहेगा। तो उसकी जो है जो है क्या कहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी। इन दी ओड ऑन ग्रेशनन द बेसिक आइडिया ऑफ ब्यूटी, बुनियादी जो खूबसूरती का जो तस्वर है एंड इट्स प्रेजेंट परमानेंस और इसके मुसलसल होने का वाज कंसीव्ड बाय जॉन कीट्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम। हद हो गया। अच्छा, ब्यूटी म्यूजियम लंदन में उसको रखा गया है, पेश किया गया है, विच ही ऑफन विजिटेड। अच्छा, ये जो है कीट जो हैं वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में वो जो है वो अक्सर जाया करता था, सैर करता था, शायद किताबें वगैरह पढ़ता होगा। तो वहाँ से उसने आइडिया जो है वो लिया इसका परमानेंस ऑफ ब्यूटी का। तो वाज़ कंसीव्ड, कंसीव्ड होता है समझा जाना, यानी जब कीट जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में, जब म्यूज़ियम तो होता है वो अजायब घर होता है। कंसीव्ड, कंसीव्ड होता है हानि हासिल करना, ख्याल करना, समझ हासिल करना, समझना। कंसीव्ड, CONCEIV, कंसीव। अच्छा जी, ए कंसीव्ड यहाँ पे हासिल किया है, ठीक है। परमानेंस वाज कंसीव्ड बाय जॉन केट्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम में वो गया था, वहाँ पर उसने खूबसूरत ऑब्जेक्ट देखे थे, तो वहाँ पे शायद उसको जो है अक्सर जाया करता था। विच ही ऑफन विजिटेड द एनग्रेव्ड रेप्लिका, रेप्लिका नकल, ठीक है, ऑन द अर्न, उस जो है मर्तबान पर, रिप्रेजेंटेड सम ग्रीक पेजेंट्स, उसमें कुछ ग्रीन यूनानी किसान हैं, ड्रैगिंग ए काऊ, हम एक काऊ को खींच के जा रहे हैं। हाँ, ये भी शायद उस अर्न पर ये तस्वीर भी बनी हुई थी। The says replica on the urn। हाँ, एक गाय को जो है वो लेके जा रहे हैं कुर्बानगाह की तरफ, या उनके जो, और असल में स्टोरी ये है कि जो ग्रीक जो थे वो जब किसी समुद्र वगैरह पे या किसी लंबे सफ़र पर या किसी जंग के लिए वो जब निकलते तो अपने देवताओं के सामने वो कोई जानवर जो है वो ज़िबह करके दे के जा छोड़ के जाते। वो एक किस्म का एक उनकी मदद माँगने के लिए था कि उनकी इजाज़त के साथ, उसकी उनकी फ़ेवर के साथ वो जो है मैदान जंग में उतर रहे हैं या वो कोई ख़तरनाक सफ़र जो है उस पर रवाना हो रहे हैं। तो अक्सर ये है कि जब समुद्र पे सफ़र करते थे तो वो सफ़र इतना सिक्योर नहीं होता था। तो वो हमने जो समुद्र का देवता जो होता था, यानी समुद्र के किनारे किसी जगह पे एक टेम्पल बनाया होता था। तो वहाँ पे वो उनकी एक रस्म थी कि वहाँ पे कोई जानवर ज़िबह करके वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। तो उसके बाद वो अपने सफ़र का आगाज़ करते थे। तो मतलब ये है कि उसकी फ़ेवर हासिल करने के लिए वो ऐसा करते थे, उसको ऑनर करते थे, एक जानवर को ज़िबह करने के लिए। अब इसी तरह यही चीज़ जो है उनकी यही आदत जो है वो इस जो है वो जो और अर्न है, जो मर्तबान है जिस पे तस्वीर बनी हुई है, उसमें ये है कि ग्रीक जो है काऊ को वो लेके जा रहे हैं कुर्बानगाह की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद है दिखाओ ऑब्वियसली वाज लोइंग टू द स्काई। तो गाय जो है वो नेचुरली वो जो है उसको पता है उसने ज़िबा हो जाना है और वो जो है आवाज़ें निकाल रही है, यानी आखिरी वक़्त में शायद वो भी नेचर को पुकार रही है, ठीक है? मदद के लिए पुकार रही है। द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर वाज
फ्लावर लैडन एंड पेस्टोरल। और इस तस्वीर में वो देखे जाते हैं फ्लावर उगे हुए हैं और ये देहाती माहौल है, पेस्टोरल देहाती। जॉन कीट्स समराइजेस होना चाहिए एज वेयर वुड दीज पेजेंट्स आर ड्रैगिंग द काउ। वो कहते हैं सरमाइज्ड, सॉरी सरमाइज क्या होता है, SURMIZ, जायदा लेता है, सरमाइज। क्यास करना, वही ख्याल करना। अच्छा जी, जो जॉन कीट्स हैं वो सरमाइज, वो जो है अंदाज़ा लगाता है एज वेयर वुड दोज पेजेंट्स आर ड्रैगिंग द काउ, गाय को कहाँ लेके जा रहे हैं। मे बी दे वर टेकिंग एनिमल टू एन अल्टर, अल्टर जी हैं, ये आ रहा है अल्टार है यहाँ पे, यानी कुर्बानगाह की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, मे बी द काउ हैड सम foreboding of her fate, forebode, um, FOREBODE। ये देखो वर्ड ही नहीं बता रहा, पेश गोई करना वगैरह वगैरह दिया। मेक प्रिडिक्शन, फोरबोड, मीनिंग। तो वो जो है had some foreboding, maybe the cow had some foreboding of her fate। गाय जो है उसको अपनी किस्मत के बारे में उसको कुछ एडवांस इल्म हो गया था, पता चल गया था। The spontaneity and original idea is lofty, and his addiction of Hyperion comes to hear that ripeness is all। अच्छा जी, अब ये जो है ये सारे को बयान करने के लिए उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनकी जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत शानदार है, लॉफ्टी है, एंड यानी ऊंचे मुकाम वाली है। एंड हिज डिक्टम ऑफ हाइपेरियन, हाइपेरियन को जो उसने बयान किया है, डिक्टम, DICTUM, डिक्टम कॉल, ठीक है। डिक्टम मीनिंग इन इंग्लिश टू उर्दू इज कॉल, यानी असूल, कॉल, ठीक है। तो डिक्टम जो है तो वो जो है दी स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी रवानी, ठीक है। खुद जो है ऑटोमेटिक जो बहाव होता है, स्पॉन्टेनिटी खुद ब खुद कुछ किसी चीज़ का चलते जाना, वो स्पॉन्टेनिटी है। एंड ओरिजिनल आइडियाज़, और जो है नए आइडियाज़, खालस आइडियाज़ इज़ लॉफ्टी, ये वो यानी ये स्पॉन्टेनिटी एंड ओरिजिनल आइडिया इज लॉफ्टी, वो बहुत शानदार है। एंड दैट ही इज डिक्टम, कि उसका जो कॉल है ऑफ हाइपेरियन कम्स ट्रू, वो सच साबित होता है। हेयर, यहाँ पे दैट राइपनेस इज ऑल, कि मेच्योरिटी शायद वो सब कुछ है, राइपनेस सब कुछ होती है। तो हम ये है कि कीट्स जो हैं वो एक्चुअली उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़रूरत वो वक़्त से पहले ही मैच्योर हो गया हुआ था। यानी वो मैच्योरिटी जो किसी को 40 या 50 साल की उम्र में जाके आती है, इसको वो मैच्योरिटी जो है वो 20 साल की एज में जो है वो समझ-बूझ मिल गई थी। तो इसलिए भी इसका जो है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम ज़िंदा रहना जो है वो मुश्किल था। इसका जल्दी ही जो है एंड हो जाना ये एक फ़ितरी बात थी। क्योंकि ही वॉज़ ओवर सेंसिटिव, ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव था। और इसकी वो न सिर्फ वो सेंसिटिव हमें वो पता चलती है, बल्कि ये भी है कि वो सेंसिटिविटी इसकी पोएम्स में वो लिखी देखी लिखी पढ़ी जा सकती है, और ये बेमिसाल है, दूसरों से बहुत हट के है। लेकिन जी आपका ये पेपर जो है ये भी कंप्लीट हुआ। इसमें एक क्वेश्चन जो पीछे एक वो मैंने था उसके वो रेफरेंस किया, पहले हमने उसको डिस्कस किया हुआ है।
अगर कोई इसमें मज़ीद पूछने वाली बात हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं रात को इरादा था कि इसको जो है वो बना लेता, लेकिन आई गॉट लेट, आई वाज़ फीलिंग वेरी स्लीपी, इस वजह से मुझे फिर देर हो गई इसको लिखने में। अभी मैं जो है हो सकता है आपको ये क्लास जो है हम स्टार्ट करें।